हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर। इन दिस विल टॉक अबाउट C++ STL। हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के बारे में। अगर आप C++ में कोड करते हैं तो आपके लिए STL का ज्ञान होना बहुत बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ऐसा क्यों? मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है जहाँ पे बाइनरी सर्च लगनी है। दो चीज़ें आपके पास, या तो आप बाइनरी सर्च का कोड पूरा खुद लिखें और उसमें टाइम लगाएं, या फिर अगर आपको STL का ज्ञान होता, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का ज्ञान होता, तो आपको पता है कि मुझे एक ही लाइन लिखनी है, उस एक लाइन से मेरे बाइनरी सर्च की फंक्शनलिटी पूरी हो जाएगी। मान लेते हैं कहीं पर सॉर्टिंग यूज हो रही है और वहाँ पे एक तो जैसे कि अपना पूरा क्विक सॉर्ट मर्ज सॉर्ट का आप कोड लिख रहे हो, दूसरी क्या है कि सिंपल एक सॉर्ट फंक्शन है STL वाला, उसको यूज कर लें। ऑप्टिमाइज भी होगा और बहुत जल्दी भी होगा, बहुत कम कोड लिखना पड़ेगा, तो वो चीज़ आपको फायदा देने वाली है। ठीक है, आपका कोई प्रिपरेशन चल रही है कोडिंग टेस्ट के लिए, आप प्रिपेयर कर रहे हो इंटरव्यूज के लिए, तो STL आपको सहायता देने वाला है। डेटा स्ट्रक्चर होते हैं बहुत सारे, वेक्टर हो गया, स्टैक, क्यू, प्रायोरिटी क्यू, मैप, सेट। तो अपना खुद का कस्टम डेटा स्ट्रक्चर लिखने से अच्छा इनको यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि बहुत ऑप्टिमाइज वे में लिखे गए होते हैं। तो अगर आपने अब तक STL के बारे में नहीं पढ़ा है, या फिर आपने पढ़ा है आपको उतना क्लियर नहीं है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हमने सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर STL के अंदर जो आते हैं वो सारे के सारे कवर किए गए हैं, और जो इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कॉमन, वो भी हमने ऐड किए हैं। तो आपको मज़ा आने वाला है। बट एक चीज़, वीडियो लंबी है, अगर बैठते हो तो खत्म करके ही उठना, और खत्म करने के बाद कमेंट सेक्शन में लिख के जाना भैया खत्म कर दी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोल बोल के मेरा गला बैठ गया। आज पहली बार वीडियो शूट करने के बाद इंट्रो कर रहा हूं मैं तो गले की थोड़ी इज्जत रखना और वीडियो खत्म करने के बाद ही उठना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ भाई। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको 3 डायग्राम नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो C++ STL, यहाँ पे 2 चीजें मेजरली हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला एल्गोरिथम्स, सेकंड कंटेनर्स। कंटेनर की हम बात करते हैं उसका मतलब है प्री बिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स, और वो कौन कौन से होते हैं यहाँ पर हम डिटेल क्लासिफिकेशन की है सेकंड डायग्राम के अंदर। अगर कंटेनर पर आप जाके क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मिल जाएगा। इस पर अगर आप जाएंगे तो आपको और डेप्थ में चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। यहाँ पर हमने 4 सेक्शन में इसको डिवाइड किया है। पहला सीक्वेंस कंटेनर, कंटेनर अडैप्टर्स, एसोसिएटिव एंड अनऑर्डर्ड एसोसिएटिव। इसके अंदर क्या क्या आता है? एरे, वेक्टर, डेक, लिस्ट, स्टैक, क्यू, सेट, मैप, प्रायोरिटी क्यू, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ये डॉटेड वाला क्या हिसाब किताब है भाई? इसमें क्या होगा, बेसिकली हम वही चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डाटा स्ट्रक्चर भी हैं जिनका हम यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ही रेयर केस में वो यूज़ होते हैं, उतना यूज़ नहीं है। ठीक है, तो जो हम असलियत में यूज़ करते हैं, चाहे आपका कोडिंग टेस्ट हो, चाहे आपका इंटरव्यू, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो, वही चीज़ हम समझने वाले हैं। ठीक है, अब अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे स्टैक की नीड है, तो मैं वहाँ पे अपना खुद का स्टैक बनाने नहीं बैठूंगा, मैं STL का यूज़ करने वाला हूँ। कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे मुझे मान लो BFS करनी है, क्यू का यूज़ करना है, तो मैं फिर दोबारा भाई अपना खुद का थोड़ी बनाने बैठूंगा, सिंपल STL यूज़ करने वाला हूँ। तो ये सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर हम समझने वाले हैं। आगे चलते हैं थर्ड पे, एल्गोरिथम। यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो आप डॉक्यूमेंटेशन पर जाकर और चीज़ों को समझ सकते हैं, और ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे भी हम आगे जब वीडियो में चलते रहेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। क्या क्या प्री डिफाइंड, प्री बिल्ट फंक्शंस हम यूज़ करेंगे, आपको पता लग जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम समझने वाले हैं वो है एरे के बारे में। एरे की जब बात होती है, हमें पता है कि एरे क्या है यार, कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन पर डाटा स्टोर किया हुआ है। वो डाटा जो है वो क्या है, सिमिलर टाइप की मल्टीपल आइटम्स को हमने कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया हुआ है। ठीक है, जब मैं सिमिलर टाइप बोलता हूँ इसका मतलब क्या है कि या तो सारे के सारे इंटीजर होंगे, या सारे के सारे फ्लोट होंगे, या सारे के सारे स्ट्रिंग होंगे, इस तरीके से। ठीक है, एरे STL ये क्या होता है? पहले नॉर्मल एरे समझते हैं कि बेसिक एरे किस तरीके का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार, ये आपका बेसिक एरे हो गया। ठीक है, तो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय रिलेवल। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर डोमेन में एंटर किया जाए और एक तगड़ी हाई CTC वाली जॉब ग्रैब की जाए, सो रिलेवल इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू। यहाँ पर आप बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज को देख सकते हैं हायर करते हुए, जैसे क्रेड, 1mg, मीशो, अर्बन कंपनी, अपग्रेड। तो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। रिलेवल टेस्ट आर कम्प्लीटली फ्री। इसमें बहुत सारे अच्छे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स हैं जो हायर कर रहे हैं। एक और नया फीचर यहाँ पे ऐड हुआ है कि यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन पेपर भी डाल दिए गए हैं, ताकि आप मॉक टेस्ट ले पाएं असली रियल टेस्ट देने से पहले, और आपको समझ में आ जाएगा ठीक है असली टेस्ट में से क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अब तक इन्होंने 7 करोड़ प्लस वर्थ जॉब्स प्रोवाइड ऑलरेडी कर दी है, और ये कुछ नाम आपके सामने आ रहे हैं जो कि लीडर बोर्ड में बने हुए हैं। और फायदा है लीडर बोर्ड का ये कि यार आपको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलते हैं, महंगे महंगे वाले। अब आप एक जॉब लेना चाहते हैं, साथ ही साथ कोई लीडर बोर्ड में रह के एक्साइटिंग प्राइस लेना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा, आपको उस लिंक पे जाके, जो कि डिस्क्रिप्शन आपको मिलने वाला है, वहां पर जाके साइन अप करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा टेस्ट के लिए। और बहुत सारी कैटेगरीज जिनके अंदर आप रजिस्टर कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सारी की सारी कैटेगरीज, एक नई कैटेगरी यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट की ऐड हुई है। तो रजिस्टर करो, जॉब लो, और फिर मुझे पार्टी दे देना। चलो बाय बाय।
ये आपने बहुत बार बनाया भी होगा, यूज भी किया होगा। यहाँ पर आपने क्या किया है कि इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट डाल के इसको इनिशियलाइज कर दिया है। अब STL वाले एरे में क्या डिफरेंस है भाई, वो क्या चीज़ है फिर, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसके लाइब्रेरी हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। वो क्या होती है, बहुत सिंपल, एरे है तो एरे ही होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं इसको क्रिएट कैसे करता हूँ, मुझे एरे क्रिएट करना है, कैसे होगा, एरे आपको किस टाइप का एलिमेंट इसमें डालना है, मुझे इंट डालना है। आपको किस साइज का एरे चाहिए, मुझे 4 साइज का चाहिए, मैंने बना दिया ये। ठीक है, इसका नाम रख दिया ए, एलिमेंट डाल दिए इसमें 1 2 3 4। ठीक है, तो ये मेरा एरे क्रिएट हो गया। ऊपर वाले एरे में और नीचे वाले एरे में क्या डिफरेंस है, जो नीचे वाला एरे है यानी STL है, उसकी इंप्लीमेंटेशन आपका ऊपर जो बेसिक एरे है उसी से होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एरे STL की इंप्लीमेंटेशन फिक्स्ड साइज के स्टैटिक एरे से होती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ चुकी है। इसका मतलब हमारा जो एरे STL वाला है, इसका मतलब जो STL एरे है वो भी स्टैटिक एरे हुआ एक तरीके का। तो हम CP में इसको इसी वजह से यूज़ नहीं करते हैं। जब भी कॉम्पैरेटिव प्रोग्रामिंग आप करते हो तो आप कभी भी इस एरे को यूज़ नहीं कर रहे हो। एक मेन रीज़न स्टैटिक है ये। ठीक है, कैसे इसको ट्रैवर्स कर सकते हैं, कैसे इसको प्रिंट करना है वो ट्राई करते हैं। रैंडम एक्सेस कैसे पॉसिबल है अभी चेक करते हैं। सबसे पहले इसका साइज निकालने का ट्राई करते हैं। इंट साइज इज इक्वल्स टू a डॉट साइज, ये इसका हमने साइज निकाल लिया। ठीक है, आपने लूप लगाया फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस, हमने बोला कि भाई प्रिंट कर दो a को। ठीक है, इसको चला के देखते हैं एक बार। ठीक है, तो हमने देखा कि यार 1 2 3 4 चारों चीज़ें प्रिंट हो रही है बहुत अच्छे तरीके से। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर हमें साइज निकालना है STL एरे का तो इस तरीके से निकलने वाला है, और हम इसको डायरेक्ट एक्सेस ऐसे कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके। और क्या क्या ऑपरेशन में कर सकता हूँ, एक ऑपरेशन आपका होता है ऐट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये तरीका देख लिया जहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं ओ ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। सेम यहाँ पर आप ऐट ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हो। आपने इंडेक्स दे दिया, मुझे सेकंड इंडेक्स का आंसर चाहिए, तो मैंने बोला कि यार मुझे ए एरे पे सेकंड इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ वो एलिमेंट दे दो, तो ऐट मुझे वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, एम्प्टी और नॉट, मुझे चेक करना है क्या मेरा एरे जो है वो एम्प्टी है, तो मैंने बोला a डॉट एम्प्टी, ये मुझे एक बूलियन रिटर्न करेगा कि भाई ट्रू या फॉल्स। रन करके देखते हैं एक बार। तो देखो एलिमेंट एट सेकंड इंडेक्स 3, जो कि बिल्कुल सही है। एम्प्टी और नॉट 0, 0 का मतलब फॉल्स, तो इसमें 4 एलिमेंट पड़े हुए हैं, एम्प्टी नहीं है ये। ठीक है, तो सब कुछ सही चल रहा है। अगर और मैं सीखना चाहूँ कि और क्या क्या मैं इस एरे के थ्रू कर सकता हूँ तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमें क्या करना है, फ्रंट ऑपरेशन का यूज करना है। फ्रंट क्या करता है, आपके STL एरे का पहला एलिमेंट आपको रिटर्न कर देगा। सेम बैक क्या करेगा, आपके STL एरे के लास्ट एलिमेंट को आपको रिटर्न कर देगा। इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यार फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 है और लास्ट एलिमेंट हमारा 4 है, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हमें समझ में आ गया कि एक STL एरे बेसिक एरे पर ही बेस्ड होता है। आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऐट का यूज़ करके, आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके। पहला एलिमेंट लास्ट एलिमेंट आप निकाल सकते हैं फ्रंट या बैक ऑपरेशन का यूज़ करके। आप साइज निकाल सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि आपका एरे एम्प्टी है या नहीं है। तो ये सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी वाइज अगर हम बात करें तो ऐट ऑपरेशन, रैंडम एक्सेस सब भी आप कर सकते हैं, O1 में कर सकते हैं, एम्प्टी O1, फ्रंट बैक सब कुछ O1 में आप यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो एरे के बारे में हमारे विचार थोड़े क्लियर हो जाने चाहिए। अब अगले डेटा स्ट्रक्चर पे चलते हैं जो कि हमारा है वेक्टर। वेक्टर को डिस्कस करते हैं। रेपल पे जाते हैं, आप यहाँ पे एक और नया प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, न्यू रेपल। इसका हमने C++ में करेंगे। ये हो गया वेक्टर, इसको हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब वेक्टर होता क्या है पहले ये चीज़ समझ लेते हैं जब तक क्रिएट हो रहा है। वेक्टर आपका डायनामिक एरे होता है। ठीक है, जैसे आपके एरे में सब कुछ कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, सेम उसी तरह वेक्टर के अंदर भी यही चीज़ फॉलो होती है। अलग क्या है इसके अंदर कि जैसे ही आपका वेक्टर भर जाता है, क्या मतलब है इस बात का कि मान लो आपका वेक्टर का साइज 4 था, आपने 4 एलिमेंट डाल दिए हैं। अब जब उसमें 5वां एलिमेंट डालने का ट्राई करोगे उस केस में क्या होगा, ये वेक्टर अपना साइज डबल कर लेगा। ये कैसे पॉसिबल है, देखो ये क्या करेगा कि एक और नया वेक्टर बनाएगा जिसका साइज इस वेक्टर से डबल होगा। उस नए वेक्टर के अंदर पुराने वाले सारे एलिमेंट कॉपी कर देगा और ये जो पुराना वाला वेक्टर है इसको डंप कर देगा। समझ में आई बात, दोबारा समझते हैं। एक वेक्टर पुराना पड़ा है जो कि पूरा भर चुका है। ठीक है, एक नया वेक्टर बनेगा जो कि पुराने वाले के डबल साइज का होगा। फिर उसके बाद पुराने वाला पूरा कॉपी हो जाएगा नए वाले में और पुराने वाला डेड हो जाएगा, डम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेक्टर की फंक्शनिंग रहती है। डायनामिक इसको तभी बोलते हैं क्योंकि अपना साइज बढ़ाना घटाना ये इस तरह जानता है। आप चाहे तो श्रिंक टू फिट ऑपरेशन का यूज करके इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ में समझ में आ चुकी कि वेक्टर क्या चीज़ होती है, डायनामिक होता है। आप साइज को बढ़ा घटा सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है यार। इसके कुछ फंक्शंस क्या क्या हम यूज़ करते हैं वो भी देखते हैं अभी। इनिशियलाइज कैसे करना है, डिफाइन कैसे करना है वो भी अभी देख लेते हैं। रैंडम एक्सेस पॉसिबल है, जैसे एरे में हम लिखते हैं ना a स्क्वायर ब्रैकेट i या जो भी इंडेक्स आप डालते हो, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं लिखने के बाद।
सबसे पहली चीज आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी इसकी लाइब्रेरी, जो कि है वेक्टर। तो ये हमने इसकी लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक वेक्टर क्रिएट करते हैं, वेक्टर इन टाइप का हमने वेक्टर बना लिया v, ठीक है। तो हमारा एक वेक्टर क्रिएट हो चुका है। जब आप नया वेक्टर बनाते हैं इसका साइज क्या होता है, 0, ठीक है। आप डॉट कैपेसिटी ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। अगर मैं अभी इसका साइज चेक करूं तो देखो क्या आएगा। हम इसका साइज लिखते हैं, हमने बोला कि भाई मुझे इसकी कैपेसिटी देखनी है, टोटल कैपेसिटी इसकी अभी क्या है। साइज का मतलब होता है कि अभी करंट एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, कैपेसिटी का मतलब होता है कि टोटल कितनी मेमोरी इसको एलोकेट, टोटल कितने एलिमेंट के लिए इसको मेमोरी एलोकेट हुई पड़ी है। तो अभी चेक करते हैं क्या होता है, वी डॉट कैपेसिटी, ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं। तो अभी इसको 0, यानी इसके पास कोई मेमोरी असाइन हुई ही नहीं है। अब अगर मैं इसमें एक एलिमेंट डाल दूं, एलिमेंट कैसे पुश करते हैं इसके अंदर, पुश बैक एक आपका फंक्शन है, उसको यूज करके वी डॉट पुश बैक 1 डाल दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से इसकी कैपेसिटी प्रिंट कराई, इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, 1 हो गई। अभी तक आपको सबको सही लग रहा है कि ठीक है मैंने एक चीज़ डाली है, कैपेसिटी भी एक ही हुई है। और बढ़ाते हैं इसको। अब मैं इसमें अगर 2 डाल दूं और फिर कैपेसिटी प्रिंट कराऊं तो देखते हैं क्या होता है। अभी भी सब कुछ सही चल रहा है। अब फिर से ट्राई करते हैं क्या, दोबारा एक बार। अब मैं इसमें 3 डालता हूं, अब कुछ तूफान नहीं होगा। अब देखो आपने इसमें 3 डाला, अभी आपने 3 एलिमेंट डाले हैं 1 2 3, बट कैपेसिटी क्या शो कर रहा है, 4। इसका मतलब क्या है कि जब आपने इसमें 2 डाला था तब इसका साइज 2 था, ठीक है। आपने 3 डालने का ट्राई किया, इसने बोला कि भाई मेरे पास जगह नहीं है, इसका साइज पहले 2 था, इसने कन्वर्ट करके वो साइज 4 कर लिया, बट आपने इसमें 3 डाल दिया। तो इस तरीके से इसकी कैपेसिटी डबल होती रहती है जब भी ये भर जाता है, ठीक है। अगर मैं इसका साइज प्रिंट करूँ, अभी इसको थोड़ा सा गलती से हमने साइज लिख दिया, इसको कैपेसिटी करना है। अगर मैं इसका यहाँ पे साइज प्रिंट करूँ तो देखो क्या होता है। तो अब हम इसका साइज प्रिंट कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या होगा। तो आप देख सकते हो कि कैपेसिटी 4 दिखा रहा है और साइज 3 दिखा रहा है। साइज बताता है कितने एलिमेंट पड़े हैं, कैपेसिटी बताता है कितना एलिमेंट के लिए स्पेस असाइन हुआ पड़ा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ चुकी है। यहाँ पर भी सेम हम डॉट एट ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। तो देखो हमने इसको डाल दिया है, रन कर रहे हैं। सेकंड इंडेक्स पर हमें दिखा रहा है 3, हमने इसमें 1 2 3 बिल्कुल सही दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑपरेशन में हमने देख लिया, हमें पता लग गया कि वेक्टर का साइज निकालना, वी डॉट साइज का यूज कर लेंगे। हमें कोई एलिमेंट निकालना है, डॉट एड का यूज कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, कोई एलिमेंट डालना है पुश बैक कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। साइज निकाल लिया, कैपेसिटी निकाल ली, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, फ्रंट और बैक। फ्रंट और बैक एरे के केस में क्या होता था, फ्रंट आपको फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करता था और बैक आपको लास्ट एलिमेंट रिटर्न करता था। और क्या क्या ऑपरेशन देखे थे हमने एरे के अंदर, एक था फ्रंट एक था बैक, वो सेम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक के लिए भी बोल दिया है। अब चेक करते हैं क्या होता है। फ्रंट में मेरा पहला एलिमेंट प्रिंट होना चाहिए और बैक में लास्ट, बिल्कुल सही। फ्रंट में 1 प्रिंट हो रहा है, बैक में 3 प्रिंट हो रहा है, बहुत सही। और क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं, हम पॉप बैक कर सकते हैं। पॉप बैक का क्या मतलब है, जैसे पुश बैक हमने एंड में 3 डाल दिया था, पॉप बैक क्या करेगा, 3 को निकाल के फेंक देगा और फिर बचेगा 1 और 2। इस चीज़ को चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैंने वी डॉट पॉप बैक कर दिया, इससे पहले भी एरे को प्रिंट करा के देख लिया, बिफोर पॉप, और इसके आगे आफ्टर पॉप। चेक करते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो देखो बिफोर पॉप है 1 2 3, फिर मैंने पॉप कर लिया, फिर रिस्पॉन्स आ रहा है 1 2, तो बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। तो पॉप बैक फंक्शन में भी समझ में आ चुका है। अब अगर हम बात करें इसको क्लियर करने की, क्लियर मतलब वेक्टर को बिल्कुल खाली कर दिया गया है, तो उस केस में क्या होगा, जब मैं एक चीज़ में ध्यान में रखनी है, जब भी हम वेक्टर को क्लियर करते हैं, क्लियर ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, उस केस में आपका वेक्टर का साइज 0 होता है, कैपेसिटी 0 नहीं होती है। कैपेसिटी क्या था, कैपेसिटी का मतलब है कितनी मेमोरी इसको असाइन हुई पड़ी है। साइज का मतलब क्या था, कितने एलिमेंट इस वेक्टर के अंदर पड़े हुए हैं, वो वाली चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया कि क्लियर करने से पहले क्या साइज है और क्लियर करने के बाद क्या साइज है। इसको प्रिंट करके देखते हैं एक बार। तो देखो बिफोर क्लियर आपका साइज 2 आ रहा है, आफ्टर क्लियर आपका साइज 0 आ रहा है। ये चीज़ समझ में आ चुकी है। अगर मैं बात करूँ कि मुझे आइटरेटर चाहिए वेक्टर के, तो अगर मुझे वेक्टर का स्टार्टिंग का आइटरेटर चाहिए तो मैं बिगिन डॉट बिगिन का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो बिगिन ऑपरेशन हम यूज़ करके वो आइटरेटर निकाल पाएंगे। बाकी मेन चीज़ हमने सीख लिया कि पुश बैक कैसे करना है, पॉप बैक कैसे करना है, डायरेक्ट एक्सेस कैसे करना है। यहाँ पर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सेस की बिग O 1 होने वाली है, सीधा कॉन्स्टेंट टाइम में आप एक्सेस कर पा रहे हैं। फ्रंट बैक, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट निकाल पा रहे हैं, साइज कैसे निकालना है ये सब समझ चुके हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और क्या क्या तरीके इसको इनिशियलाइज करने के, ये एक बार और सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से कर दिया। अगर मैं बोलूँ कि मुझे साइज़ पहले से पता है कि मुझे किस साइज़ का वेक्टर बनाना है, तो वो कैसे करने वाले हैं हमने बोला कि भाई वेक्टर इंट ए, और मैंने बोला कि मेरा साइज़ होना चाहिए भाई 5, और शुरू में ना इनिशियलाइज करते 1 के साथ। तो 5 का 1 का क्या मतलब है, 5 का मतलब है साइज ऑफ वेक्टर,
1 का मतलब है इस वेक्टर को सारे एलिमेंट को 1 से इनिशियलाइज कर दे। अगर आप नहीं बोलोगे तो सबको 0 से इनिशियलाइज होगा डिफॉल्ट केस के अंदर। आपने 1 बोल दिया तो पांचों एलिमेंट 1 से शुरू हो जाएंगे, ठीक है, 1 असाइन हो जाएगा सबको। अगर मुझे प्रिंट कराना तो कैसे होगा, प्रिंट करा के देख लेते हैं एक बार। तो मैंने बोला कि भाई प्रिंट कर दो ए को, ठीक है, तो इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यार प्रिंट ए और आपके पांचों के पांचों एलिमेंट 1 से इनिशियलाइज हो चुके हैं, तो ये चीज़ भी सही चल रही है। अगर मुझे यहाँ पर ऐसे करना होता कि मैं वी के अंदर कॉपी करा दूँ, ठीक, ए को, तो वो कैसे होता, तो मान लो कि मुझे एक वेक्टर बनाना है जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ए कॉपी कर लूँ, तो वो कैसे होगा। हमने बोला कि भाई वेक्टर इंट लास्ट वेक्टर है भाई ये, और हमने बोला कि भाई ए, बस खत्म। तो लास्ट वेक्टर क्रिएट होगा जो कि बेसिकली ए के सारे एलिमेंट उसके अंदर आ गए सेम टू सेम उठ के। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लास्ट कर दूँ ए की जगह और प्रिंट करके देखें तो देखते हैं क्या होता है। तो देख सकते हैं आप लास्ट के अंदर भी 5 1 आ चुके हैं जो कि बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये चीज़ हम समझ चुके हैं और यार, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले डेटा स्ट्रक्चर के पास जो कि है डेक। इसको कोई लोग डी क्यू भी बोलते हैं, डबल एंडेड क्यू भी होता है, डेक भी होता है। मैं वैसे डी क्यू बोलता हूँ, वैसे आपके सामने डेक बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डबल एंडेड क्यू के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं डबल एंडेड क्यू होता क्या है। इसका मतलब ये होता है कि आप दोनों एंड पर, यानी स्टार्टिंग में और एंडिंग में, बिगिनिंग में और एंडिंग में पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन दोनों कर सकते हैं। इंसर्शन, डिलीशन दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। आपका मन कर रहा है कि मुझे इंसर्शन करना है फ्रंट से, तो आपने फ्रंट से कर दिया। आपका मन कर रहा है आपने बैक से करना है, तो आपने बैक से कर दिया। रिमूवल भी आप दोनों एंड से कर सकते हैं। तो ये आपका डी क्यू के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ कि डी क्यू या डेक या डब्ल्यू एंडेड क्यू, यहाँ पर एक चीज़ कि जैसे वेक्टर और एरे के केस में ये था कि आपकी कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशंस होती थी स्टोर करने के लिए डाटा को, यहाँ पर वो चीज़ नहीं होती। यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल फिक्स स्टैटिक एरेज होते हैं और आपकी ट्रैकिंग रखी जाती है कि डाटा आपका किस एरे के अंदर पड़ा हुआ है। तो बेसिकली थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है यार इसका इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पे कि बहुत सारे फिक्स स्टैटिक एरेज का यूज़ करके इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। उतने डेप्थ में जाने की नीड नहीं है। हमें ये समझ में आ चुका कि क्या कि दोनों एंड पर डिलीशन और इंसर्शन हम कर सकते हैं। अगर आपको कोई बोले कि यार डब्ल्यू एंड क्यू इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, सिंपल है, एक एरे का यूज़ कर लेना, एरे का यूज़ करके आपका आराम से बन जाएगा। ये चीज़ हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं क्या ये डायनामिक है। जी हाँ, बिल्कुल डायनामिक है। यहाँ पर भी आपका साइज बढ़ सकता है बहुत आराम से, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं रैंडम एक्सेस पॉसिबल है, बिल्कुल जी बिल्कुल। और यहाँ पे आपका रैंडम एक्सेस पॉसिबल है, जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? एट ऑपरेशन का यूज़ करके। बातें बहुत कर ली, थोड़ा कोड करके देखते हैं। वापस एक और नया प्रोजेक्ट हमें बनाना है। हमने बोला भाई नया रैपल बनाओ और इसको कर दो ये, इसका नाम कर दो डेक। इसको डी क्यू बोलता हूँ मैं, वैसे डेक होता है असलियत में ये, और डब्ल्यू एंडेड क्यू बोल सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट हमने बना लिया है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन हम करने वाले हैं डेक के साथ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, हमें इंक्लूड करना पड़ेगा इसकी लाइब्रेरी को, ठीक है। तो इतना हमने कर दिया। अब एक डेक को क्रिएट करके देखते हैं यार कैसा लगता है क्रिएट करके, ठीक है। हमने बोला भाई डी क्यू इंट ऑफ डी, आपकी डेक क्रिएट हो चुकी है इसके अंदर, ठीक है। आपको इसके अंदर कुछ एलिमेंट डालने होंगे, वो आप कैसे डालेंगे, डी डॉट पुश, डी डॉट पुश बैक। आपके पास ये ऑप्शन था एक, या आपने स्टार्टिंग में 1 डाल दिया। आपके पास एक और ऑप्शन क्या है, डी डॉट पुश फ्रंट, ये आपने कर दिया, ठीक है। इसको हम 2 कर देते हैं और इसको प्रिंट करके देखते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको प्रिंट कर दिया है, पीछे हमने 1 डाला, आगे से हमने 2 डाला, तो आपका 2 1 प्रिंट होना चाहिए। ट्राई करके देख लेते हैं एक बार, रन करा हमने और ये आपका 2 1 प्रिंट हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। अब मुझे इसको पॉप करना है, तो मैंने क्या बोला भाई डी डॉट पॉप बैक, पीछे से हमने पॉप किया है तो आपका 1 हट जाएगा। अब आपका आंसर में क्या आना चाहिए, अब आपका आंसर में 2 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने पीछे से पॉप किया है, ठीक है। इसको प्रिंट करके देखते हैं एक बार, बिल्कुल सही, देखो 2 आ रहा है। अगर हमने इसको पॉप बैक की जगह पॉप फ्रंट किया होता तो उस केस में क्या होता वो देख लेते हैं एक बार। आपका आंसर 1 आना चाहिए क्योंकि हम फ्रंट से किया, फ्रंट में 2 पड़ा हुआ था, तो बिल्कुल सही 1 आ रहा है हमारा। तो यहाँ बहुत चीज़ें आसान चल रही है। अगर मैं चाहता हूँ मुझे ऐसा एलिमेंट एक्सेस करना है जो कि फर्स्ट इंडेक्स में पड़ा हुआ है, पहले मैं इस पॉप को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको हम हटा देते हैं। अब मुझे फर्स्ट एलिमेंट वाले अब मुझे फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो मैंने बोला सी आउट प्रिंट फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट
तो मैंने बोला डी डॉट एट भाई मुझे फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट दे दे, ठीक है, मैंने 1 लिख दिया वहाँ पे, तो यहाँ पर ये हो जाना चाहिए। अब मैंने इसको रन करके देखा, फर्स्ट इंडेक्स पे कौन पड़ा होगा, 2 और 1 था, फर्स्ट पे यानी 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपका 1 आ गया, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो हम सीख चुके हैं भाई एट, पुश बैक, पॉप बैक, पुश फ्रंट, पॉप फ्रंट। अब इसमें वो फ्रंट और बैक वाला गेम भी दोबारा देख लेते हैं प्रिंट करके कि हाँ मैं फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट प्रिंट कर पा रहा हूँ, वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक को प्रिंट कर दिया है, चेक करते हैं क्या आंसर आता है। फ्रंट में 2 होना चाहिए, बैक में 1 होना चाहिए, बहुत सही, बिल्कुल सही आ रहा है ये भी यार। आगे चलते हैं, क्या इसमें एम्प्टी वाला मेथड होता है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने चेक करा है कि यार ये एम्प्टी होगा या नहीं है। तो इसमें भी 2 एलिमेंट पड़े हैं 2 और 1, तो यहाँ पे इसको कायदे से फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, बिल्कुल सही, 0 का मतलब फॉल्स होता है, सब कुछ सही चल रहा है यहाँ पर भी। फ्रंट बैक में हमने चेक कर लिया, बहुत बढ़िया। आइटरेटर अगर मुझे फ्रंट फर्स्ट का और लास्ट का चाहिए हुआ तो मैं बिगिन और एंड का यूज़ कर लूँगा। आइटरेटर अगर मुझे चाहिए हुआ स्टार्टिंग का डेक का तो मैं डॉट बिगिन यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको डिलीट करना है तो इरेज फंक्शन हमारे पास है, पहले साइज प्रिंट करके देखते हैं बिफोर इरेजिंग। तो देखो यार अभी हम यहाँ पे डी डॉट इरेज फंक्शन लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ एरर है, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें देना पड़ता है कि आप कहाँ से कहाँ तक डिलीट करना चाहते हैं, क्या आपको सिंगल एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं या आपको ये रेंज डिलीट करना चाहते हैं, वो हमें बताना पड़ता है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि बिगिनिंग का ना पहला एलिमेंट एक डिलीट हो जाए, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, बोलूँगा डी डॉट बिगिन से स्टार्ट कर भाई, ठीक है, और एक एलिमेंट डिलीट करना है तो ऐसा कर तो डी डॉट बिगिन +1 इतना डिलीट कर दे, तो ये क्या करेगा, आपका पहला एलिमेंट डिलीट कर देगा। पहला एलिमेंट क्या था इस केस में, 2। तो आपका बिफोर इरेज देखते हैं और आफ्टर इरेज देखते हैं साइज में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, चेक करते हैं। बिफोर इरेज आपका साइज 2 था, आफ्टर इरेज आपका साइज 1 हो गया, ठीक है। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आप चेक करना चाहते हैं कि कौन सा एलिमेंट इसमें अभी पड़ा हुआ है, तो इसको हम प्रिंट करके देख सकते हैं यार, ठीक है। हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं, कायदे से यहाँ पर 1 आना चाहिए, बिल्कुल सही। तो सब कुछ सही चल रहा है यार। हमने सीख लिया कि ऐड फंक्शन कैसे लगाना है, फ्रंट बैक, पुश फ्रंट, पॉप फ्रंट, पुश बैक, पॉप बैक, इरेज फंक्शन, साइज फंक्शन, बिगिन, ये सब हम ट्राई कर चुके हैं। अब इसमें हमें मज़ा आ चुका है। और यहाँ पर एक चीज़ हमें और देखनी पड़ेगी यार, जो आपका साइज़ होता है वो इरेज के बाद 0 हो जाता है, बट आपका जो मैक्स साइज़ होता है, मैक्स साइज़ का मतलब जितनी मेमोरी एलोकेट होती है आपकी डेक को, वो जितनी स्टार्टिंग में होती है उतनी ही एंडिंग में होती है। ये बात हमें समझ में आ चुकी है। साइज़ मतलब क्या होता है, कितने एलिमेंट करंटली इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पड़े हुए हैं, ये हमें समझ में आ चुका है। डेक हम कर चुके हैं। अगले डेटा स्ट्रक्चर की और बढ़ते हैं जो कि है लिस्ट। फिर दोबारा हम जाएंगे, एक और नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। जितने भी कोड हैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ लिंक वगैरह में शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लेना उसकी। C++ में गए, हमने बोला कि लिस्ट सीखनी है, लिस्ट बना ली, ठीक है। जब तक क्रिएटर आगे बात करते हैं। लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर डब्ल्यू लिंक लिस्ट की वजह से होती है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट का यूज़ करके लिस्ट STL बनाया गया है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होती है, इसमें आपके 2 पॉइंटर होते हैं, एक फ्रंट का भी एक बैक का भी, ठीक है। तो ये आपकी डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती है। क्या इसमें डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल होता है, जैसे हम वेक्टर में, एरे में स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके इंडेक्स डाल के डायरेक्टली निकाल पा रहे हैं, या फिर ऐट ऑपरेशन यूज़ करके निकाल पा रहे हैं, लिस्ट में हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमें जिस भी मान लेते कि हमें 4th एलिमेंट निकालना है तो हमें वहाँ पर ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, ठीक है। सीधा नहीं, हम सीधा हमने 4 लिखा और वहाँ पहुँच जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हमें ट्रैवर्स करके वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, तभी उस एलिमेंट को हम एक्सेस कर पाएंगे। क्रिएट कैसे करते हैं लिस्ट, वो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको हर बार की तरह लिस्ट की लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड करनी पड़ेगी। एक शॉर्टकट होता है जिसमें आपको एक ही चीज़ लिखनी है, उसके बाद दोबारा कोई लिखने की नीड नहीं पड़ेगी, वो भी आपको बता देंगे। पर अभी के लिए आपको बेसिक सिखा देते हैं। यूजिंग नेम स्पेस std। अब हमें क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है। हमने बोला भाई लिस्ट बना दे, किस टाइप की, इन टाइप की, और इसका नाम रख दे L। क्या हमें समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस लिस्ट के अंदर मैं एलिमेंट डालूँ। मुझे क्या डालना है भाई, मुझे L डॉट पुश बैक 1, बढ़िया, पुश हो गया। L डॉट पुश फ्रंट 2, बढ़िया, पुश हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार इस लिस्ट को प्रिंट कर दूँ मैं, तो मैंने क्या बोला कि इसको प्रिंट करके देखते हैं। इंट I बिलोंग्स टू L, इसको प्रिंट करके देखते हैं। कायदे से 2 और 1 आना चाहिए, बिल्कुल सही। तो सब कुछ सही आ रहा है, बढ़िया चल रहा है एकदम। और क्या क्या मेथड हमारे पास होते हैं, हमारे पास होता है बिगिन, एंड, एम्प्टी, बैक, ये सारे के सारे मेथड ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबकी O ऑफ 1 है। इरेज की O ऑफ n रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको हर जगह पर जाकर, हर एलिमेंट पर जाकर उसको डिलीट करना पड़ेगा। O ऑफ n उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है। तो यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं और क्या आता है। तो हमने पहले प्रिंट किया, हमारा 2 बनाना चाहिए था, आ गया। फिर हमने बोला आफ्टर इरेज हमने क्या बोला, हमारा 1 आ गया, ठीक है।
तो आपका एक एक एलिमेंट इस तरीके से डिलीट करता जाएगा ये एल डॉट इरेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जो भी आइटरेटर इस फंक्शन के अंदर इनपुट में दोगे, वो जिसको भी पॉइंट कर रहा होगा एलिमेंट को, वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। इस हमारे केस में बिगिन में क्या था, बिगिन में 2 था, तो 2 डिलीट हो गया। ये चीज़ समझ में आ चुकी है, ठीक है। और क्या क्या फंक्शन हमारे पास, सेम यार, जैसे पुश बैक हमने कर लिया वैसे पॉप बैक भी हम कर सकते हैं। पुश फ्रंट कर दिया वैसे पॉप फ्रंट भी हम कर सकते हैं, जैसे हमने अभी लास्ट डेक के अंदर किया था, ठीक है। आगे हम साइज़ निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं साइज़ देखना हो इसका, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई साइज़ ऑफ लिस्ट, हमने बोला एल डॉट साइज़, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं एक बार, तो साइज़ ऑफ लिस्ट हमारा 1 आ रहा है, ये भी सही चल रहा है, ठीक है। तो लिस्ट में हमने सीख लिया यार, पुश फ्रंट, पुश बैक, पॉप बैक, इरेज, साइज़ निकालना, आपका बिगिन एंड, वो सब हम देख ही चुके हैं पहले पुराने वाले केसेस के अंदर, ठीक है। तो वो रिपीट करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर मुझे इस लिस्ट को कॉपी करना है एक नई लिस्ट के अंदर, तो मैं कैसे करूँगा, लिस्ट ऑफ INT N, और इसको मैंने बोला L, और ये हमारी कॉपी होगी। अभी इस केस में क्या होगा, L तो यहाँ पे एम्प्टी थी, तो ये भी एम्प्टी कॉपी हो जाएगी। या फिर मैं चाहता हूँ कि इसको इनिशियलाइज़ करूँ, मैं 5 एलिमेंट रखूँ और सबको 100 से इनिशियलाइज़ कर दूँ, तो ये भी हो जाएगी। इसको प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार। तो हमने क्या बोला कि भाई हम प्रिंट करेंगे, हमने बोला भाई हम प्रिंट करेंगे N को। अब N में क्या आना चाहिए, 5 बार 100, हाँ नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमें N प्रिंट करनी है, ये तो L है भाई N कर दिया। चलो 5 बार 100, बहुत बढ़िया। तो 5 बार 100 आ चुका है। ये आपको 2 और 1 दिख रहा है, इसको साफ सुथरा करने के लिए यहाँ पे एक बार हम न्यू लाइन डाल देते हैं, चल 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 सी आउट एंड L, आपको थोड़ा और क्लियर नज़र आ जाएगा। देखिए 5 बार 100 आ चुका है, तो हमारा सब कुछ सही चल रहा है, हम खुश हैं। आगे चलते हैं अगले डेटा स्ट्रक्चर के पास, जो कि है स्टैक। स्टैक के बारे में समझते हैं पहले यार, पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, मैं आपको समझाते हैं स्टैक क्या होता है। न्यू रेपल C++ स्टैक। अब जब तक क्रिएट हो रहा है आपको समझाते हैं स्टैक होता क्या है। हम शादी में जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी प्लेट्स पड़ी होती हैं, हम क्या करते हैं, हम सबसे ऊपर वाली प्लेट उठाते हैं। हम कभी भी ये नहीं करते सबसे नीचे वाली प्लेट उठाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। हम सबसे ऊपर वाली प्लेट उठाएंगे, हमारे पीछे जो खड़ा होगा वो फिर दोबारा सबसे ऊपर से उठाएगा, जो भी होगा वो सबसे ऊपर से उठाता जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जब भी वो प्लेट्स रखी गई होंगी तो कैसे रखी गई होंगी, एक प्लेट, उसके ऊपर एक प्लेट, उसके ऊपर एक प्लेट। इसका मतलब क्या हुआ, जो सबसे पहले प्लेट रखी गई है वो सबसे नीचे है और सबसे लास्ट में निकलने वाली है। मुश्किल कर दिया मैंने, मुझे लग रहा है, ठीक है। 4 किताबें हैं, मुझे रखनी है, तो मैं कैसे रखूँगा, 1 2 3 4, ठीक है। उठानी है, कैसे उठाऊंगा, ऊपर से 1 2 3 4। स्टैक के केस में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सबसे लास्ट में जाएगा उसको मैं सबसे पहले निकाल लूँगा। तो हमें ये चीज़ समझ में आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कुछ पेजेस हैं, एक पेज रखा, दूसरा पेज रखा। अब मुझे ऊपर कौन सा पेज दिख रहा है, जो सबसे लास्ट में रखा है, तो सबसे लास्ट में रखा है उसको मैं सबसे पहले देख पा रहा हूँ। तो ये होता है आपका स्टैक। जो लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले बाहर आएगा, ठीक है। थोड़ा आपको लिख के दिखाता हूँ, चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो गई ऐसा लग रहा है। इंक्लूड करना पड़ेगा सबसे पहले आपको स्टैक। अब हमें एक स्टैक क्रिएट करना है। हमने बोला कि स्टैक बना दो भाई स्ट्रिंग टाइप का S, तो ये एक स्टैक क्रिएट कर दिया हमने, ठीक है। हमने 3 एलिमेंट इसके अंदर डाल दिए। सबसे पहले हम डाला लव, फिर बब्बर, फिर कुमार। अगर मैं अब देखूँ कि सबसे ऊपर एलिमेंट कौन सा है, सबसे ऊपर मतलब टॉप में, उसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो टॉप एलिमेंट हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है, तो वो क्या आ रहा है, टॉप एलिमेंट कुमार आ रहा है। क्यों, क्योंकि कुमार हमने सबसे एंड में डाला हुआ है, ठीक है। जो सबसे एंड में जाएगा वो सबसे पहले बाहर आएगा। अगर मैं इसको पॉप कर दूँ, मुझे कुमार को हटाना है, तो वो कैसे हटेगा, S डॉट पॉप करके। तो मैंने इसको पॉप कर दिया। अब मुझे फिर दोबारा टॉप का एलिमेंट देखना है, तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। सबसे पहले टॉप का एलिमेंट आएगा कुमार, कुमार को हमने पॉप कर दिया, फिर टॉप का एलिमेंट आएगा बब्बर। तो ये बिल्कुल सही चल रहा है, ये चीज़ में समझ में आ चुकी है, ठीक है। इसका हमें साइज़ देखना होगा, तो साइज़ कैसे निकालेंगे हम। हमने बोला भाई सी आउट, हमने बोला साइज ऑफ स्टैक, हमने बोला S डॉट साइज। इसको प्रिंट करके देखते हैं एक बार। साइज़ हमारा क्या होना चाहिए, पहले 3 था, यहाँ हमने पॉप कर दिया, तो अब साइज़ 2 होना चाहिए। बिल्कुल सही, 2 आ रहा है हमारा, बहुत बढ़िया। अगर मैं चेक करना हूँ क्या ये एम्प्टी है, वो कैसे पता लगेगा, सी आउट एम्प्टी और नॉट। मैंने बोला भाई S डॉट एम्प्टी, तो यहाँ पे मैं चेक कर पाऊँगा। अब या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, 3 एलिमेंट थे, एक हमने पॉप कर दिया, अभी भी 2 एलिमेंट पड़े हुए, यानी फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स का मतलब 0, बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। और हमें क्या डिस्कस करना है, पुश कर लिया, पॉप कर लिया, टॉप कर लिया, एम्प्टी कर लिया, साइज।
तो आई थिंक स्टैक में इतना ही करना है हमें, इतने में आप समझ चुके हैं कि ठीक है स्टैक एक चीज़ होती है जिसमें हम लास्ट में जो डालते हैं वो सबसे पहले निकल के आता है। पुश करते हैं, पॉप करते हैं, टॉप से देख पाते हैं सबसे ऊपर क्या पड़ा हुआ है, और साइज़ तो हमें पता ही है, एम्प्टी भी हमें पता ही, नॉर्मल हम यूज़ करते आ रहे हैं हर किसी डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ, ठीक है। अगले डेटा स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वो है क्यू। तो एक और नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये हो गया C++, ये हो गया क्यू जैसे समझ में आता है यार, क्यू का मतलब होता है लाइन। लाइन में जो पहले लगता है उसकी पहले बारी आती है। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो सबसे आगे खड़ा होगा वो सबसे पहले निकलेगा ना यार, वही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ समझने वाली बात भी नहीं। तो शादी की लाइन में सबसे आगे खड़ा होगा वो सबसे पहले प्लेट में शाही पनीर डालेगा। ये चीज़ में समझ में आ चुकी है। यूज़ कैसे करना है इसको, सेम, सबसे पहले लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं। हमें क्यू क्रिएट करनी है, तो कैसे हम करने वाले हैं, क्यू क्रिएट कर लिया हमने स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। अब क्या होगा, ये एम्प्टी होगी इस टाइम पे। हम क्या चाहते हैं, इसमें कुछ वैल्यूज़ ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। एक लाइन है जो पहले डालेंगे वो पहले निकलेगा, इसी को याद रखना, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्यू के अंदर 3 एलिमेंट डाल दिए। सबसे पहले लव गया है, उसके बाद बब्बर गया है, उसके बाद कुमार गया है, ठीक है। तो ये 3 लोग लाइन में लगे हुए हैं। सबसे पहले लाइन से बाहर कौन निकलेगा, जो सबसे पहले गया होगा। पहले कौन गया है, लव गया है। तो अगर मैं चेक करूँ सबसे पहले कौन निकलेगा, तो हम क्या बोलेंगे भाई, हमने बोला फर्स्ट एलिमेंट क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है। इसको रन करते हैं। हमारा लव होना चाहिए आंसर, क्योंकि लव सबसे पहले गया था। लव सबसे पहले गया था इसलिए आंसर लव आ रहा है। अगर मैं इसको पॉप कर दूं, क्यू डॉट पॉप, तो क्या करेगा, जो सबसे पहले जाता है वो निकलता है। तो यानी लव को इसने हटा दिया होगा। अब कौन आएगा सबसे आगे, बब्बर आएगा। प्रिंट करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले लव था जो कि ये वाला है, फिर हमने पॉप किया, अब बब्बर आना चाहिए, अब बब्बर आ गया, बहुत बढ़िया। साइज़ की बात कर लेते हैं एक बार, सी आउट साइज आफ्टर पॉप, ठीक है। तो हमने साइज आफ्टर पॉप कर लिया। पहले साइज 3 होना चाहिए, अब साइज आपका 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पॉप किया था। कन्फर्मेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए हमने बोल दिया यहाँ पे बिफोर वाला। तो यहाँ पर हमने बिफोर में भी साइज डाल दिया है। रन करके देखते हैं इसको एक बार। आपका पहले साइज था, 3 चीज़ें डाली तो पहले साइज आया 3, और बाद में आपने एक पॉप कर दिया तो आपका साइज आ गया 2। हमने सीख लिया पुश कैसे करना है, हमने सीख लिया पॉप कैसे करना है, हमने सीख लिया फ्रंट कैसे देखते हैं, साइज़ कैसे होता है। एम्प्टी जैसे स्टैक में देखा तो सेम वही केस रहने वाला है। सारे के सारे ऑपरेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी O1 है। तो क्यू भी हमने ख़त्म कर लिया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट। आगे बात करते हैं प्रायोरिटी क्यू के बारे में। प्रायोरिटी क्यू बहुत इंपॉर्टेंट, हम मिन हीप और मैक्स हीप समझते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू की बात करते हैं। एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसका मैंने नाम रखा प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। जब तक ये क्रिएट हो रहा है तब तक आपको समझाते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। प्रायोरिटी क्यू का मतलब क्या है कि आपने एक ऐसी क्यू बना दी जिसका फर्स्ट एलिमेंट हमेशा ग्रेटेस्ट होगा, हमेशा ग्रेटेस्ट होगा। हम मैक्स हीप की बात कर रहे हैं। आपको जो हीप होता है उसी से रिलेट करता है ये प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। जो आपका डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी क्यू आप बनाते हैं वो मैक्स हीप होता है, और मिन हीप में कैसे कन्वर्ट करना होता है तो आपको अभी समझाते हैं। इसका मतलब क्या होने वाला है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रायोरिटी क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप जब भी एलिमेंट सारा डाल देंगे, आपके पास कुछ एलिमेंट्स थे आपने इसमें डाल दिए, एंटर कर दिया डेटा, और जब निकालना शुरू करेंगे तो आपके पास 2 ही तरीके। अगर आप मैक्स हीप बनाते हैं तो आप जो एलिमेंट निकालेंगे वो हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट निकलेगा। अगर आप मिन हीप बनाते हैं तो आपको जो एलिमेंट आप फेच कर रहे होंगे वो हमेशा मिनिमम एलिमेंट निकलने वाला है। अब ये अपने को लिखना कैसे है वो आपको समझाते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंट। हमने बना दी प्रायोरिटी क्यू इंट। जब हम ऐसे इनिशियलाइज करते हैं तो हमारा जो ये बनता है वो बेस्ड होता है मैक्स हीप पर। इसका मतलब क्या है कि अब जब भी हम इसमें फेच करेंगे, जब भी हम इसमें एलिमेंट बाहर निकालेंगे तो वो एलिमेंट हमेशा ग्रेटेस्ट होगा, जितने भी एलिमेंट इसके अंदर पड़े हुए हैं उनमें से, ठीक है। तो ये आपका मैक्स हीप बनाने का तरीका हो गया। अगर मुझे मिन हीप बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, प्रायोरिटी क्यू इंट कॉमा वेक्टर इंट कॉमा ग्रेटर इंट, आपका इसका नाम हमने लिख दिया मिनी, ठीक है। इसका नाम लिख दिया मैक्सी। तो इस तरीके से आप मैक्स हीप और मिन हीप क्रिएट कर सकते हैं। इनमें डेटा कैसे पुश करना होता है अभी देख लेते हैं। तो हमें इसमें डेटा पुश करना है, हमने बोला मैक्सी डॉट पुश 1, ठीक है। ऐसे करके मैंने इसमें 3-4 और वैल्यू डाल दी। आइडेंटिफिकेशन की हमने कर दी ऐसी की तैसी, वाओ।
चल जा, कल जाएगा। ठीक है, तो हमने इसमें डाल दिया 1320। ठीक है, तो हमारा ये ऐसे हमने इसमें एलिमेंट डाल दिया। अब अगर मैं बात करूँ कि मेरा डाटा निकलेगा कैसे, तो वो चीज़ समझ लेते हैं। इसको प्रिंट करा के देखते हैं। हमने बोला कि 4 int i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन मैक्सी डॉट साइज आई प्लस प्लस, और हमें क्या करना है, सी आउट मैक्सी डॉट टॉप, और ये आपका हो गया। और हमने क्या किया, मैक्सी डॉट पॉप। देखो क्या किया, समझाता हूँ। हमने यहाँ पर ये 4 एलिमेंट डाले। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बोला एक लूप हमने लगाया, एक इस मैक्सी के साइज़ के ऊपर हमने एलिमेंट प्रिंट कराया, और उस एलिमेंट को हमने बाहर निकाल दिया। समझे, एक प्रिंट कराया, बाहर निकाल दिया, बाकी बचे हुए। फिर जो सबसे टॉप पे पड़ा होगा फिर से प्रिंट कराया, फिर बाहर निकाल दिया। इस तरीके से हम सारे एलिमेंट प्रिंट करा लेंगे। इसको एक बार चला के देखते हैं, रन करते हैं। कायदे से क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एलिमेंट सबसे पहले आना चाहिए। तो हमारा 3 आ गया और 2 आ गया, 1 और 0 नहीं आ पाया। वो समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, समझते हैं इस चीज़ को एक बार। हाँ, साइज़ प्रिंट करके देखते हैं कहाँ गलती करी हमने। सी आउट साइज, अगर आप में से किसी ने गलती पकड़ लिया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना गलती पकड़ ली, ठीक है। मैक्सी डॉट साइज, तो यहाँ पर हमने ये प्रिंट कर दिया। देखते हैं क्या आता है। साइज में आ रहा है 4, यानी हमारा ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चला है, ये बिल्कुल सही चल रहा है। i0 आई लेस देन मैक्सी डॉट साइज 4, सी आउट मैक्सी डॉट ये, मैक्सी डॉट पॉप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गलती हमने कहाँ करी है कि आई हमारा, ठीक है, हमें इसको इस तरीके से लिखना ही नहीं था। हमें क्या करना था, इंट n इज इक्वल टू मैक्सी डॉट साइज, और इसको हमने रिप्लेस कर दिया n से। बताता हूँ क्यों किया ऐसा हमने। देखो इशू ये है कि मैक्सी डॉट साइज है वो चेंज होता जा रहा है। जहाँ पे हम पॉप कर रहे हैं ना, तो मैक्सी डॉट साइज चेंज हो रहा है, और हम नहीं चाहते वो चेंज हो। हम चाहते हैं कि वो 4 बार ही चले, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट डले हैं। तो हमने इस एलिमेंट को अलग से n में डाल लिया। अब चला के देखते हैं, अब चल जाना चाहिए। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। 3 2 1 0, सबसे पहले सबसे मैक्सिमम एलिमेंट आया। अगर यही चीज़ मैं मिनी के साथ करता हूँ तो देखते हैं मिनी वाले केस में क्या होगा। ठीक है, तो मिनी में हमने ये एलिमेंट पुश कर दिए हैं। मिनी जो है वो सबसे पहले हमें मिनिमम एलिमेंट देने वाला है। मिनी हमने क्रिएट किया है, इसको प्रिंट करा के देखते हैं एक बार। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। हमारा कायदे से 0 1 3 4 5 आना चाहिए। बहुत बढ़िया, 0 1 3 4 5 भी हमने प्रिंट कर लिया है। हमने सीख लिया पुश कैसे करना है, हमने सीख लिया पॉप कैसे करना है। फ्रंट एलिमेंट हमें टॉप से हम देखने वाले हैं। हमने सीख लिया साइज कैसे होता है, और एम्प्टी तो हम जानते हैं कैसे करना होता है। हमने बोला कि भाई सी आउट, अरे खाली है क्या भाई, हिंदी में लिखते हैं इस बार, खाली है क्या भाई। और अब यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, हम बोलेंगे भाई क्या था, क्या खाली का चेक करना था अपने को, मिनी चेक कर लेते हैं। मिनी डॉट एम्प्टी। देखो अब तक तो हमारे सारे फॉल्स आए थे, पर इस बार असलियत में हमारा खाली हमने कर दिया। यहाँ पे हमने पूरा खाली कर दिया, तो हमारा ये ट्रू आना चाहिए, जो कि आ गया 1 मतलब ट्रू। तो हमने प्रायोरिटी क्यू भी सीख लिया है। आगे चलते हैं अगले डेटा स्ट्रक्चर की ओर, जो कि है सेट की ओर चल रहे हैं। तो बात करते हैं सेट के बारे में। सेट की सबसे पहली चीज़ ये कि सेट के अंदर सारे के सारे यूनिक एलिमेंट स्टोर होते हैं। अगर आपने 5 बार 5 डाल दिया, तब भी सेट के अंदर सिर्फ एक ही बार 5 होगा। वो हर एलिमेंट को एक ही बार स्टोर करता है, मतलब कि सारे एलिमेंट यूनिक होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें समझाते हैं आपको, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ में आ जाएगा। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, बिहाइंड द सीन्स BST का यूज़ करके। कोई भी एलिमेंट अगर आप डाल चुके हैं तो उसके बाद उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। या तो आप डालें या तो आप डिलीट कर दें, 2 ही चीज़ें होती हैं, मॉडिफिकेशन नहीं होती है। सॉर्टेड ऑर्डर में आपको एलिमेंट आपके रिटर्न होते हैं। ठीक है, आपने जब इसमें निकालने शुरू करे एलिमेंट, वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है। तो ये सेट की कुछ खासियतें हैं। और अगर मैं बात करूँ अनऑर्डर्ड सेट के बारे में, अनऑर्डर्ड सेट में और सेट में डिफरेंस ये है कि सेट जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है अनऑर्डर्ड सेट से। और अनऑर्डर्ड सेट के अंदर जब भी आप एलिमेंट फेच कर रहे हो तो वो रैंडम आते हैं, सॉर्टेड वे में नहीं आते, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं आते हैं। करना कैसे है समझाते हैं आपको, आ जाओ। तो यहाँ पे हम एक सेट क्रिएट कर रहे हैं, सेट इंट s। हमने बोला कि भाई इसमें वैल्यू डालो s डॉट इंसर्ट 5। फिर उसको प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये आपका आ चुका है 0 1 5 6। हम देख सकते हैं सॉर्टेड ऑर्डर में ये आ रहा है। अब देखते हैं एक और चीज़ करके ट्राई। हमने 5 को बहुत बार डाल दिया, हम 3 बार 5 डाल दिया, 2 बार 6 डाल दिया, और 3 बार 0 डाल दिया।
इंडेंटेशन को इग्नोर करेंगे अभी, थोड़ा सा सही कर देते हैं तो आप बोलोगे भैया मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है, प्रिंट करते हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सिर्फ अभी भी 4 ही एलिमेंट प्रिंट हुए हैं। तो सेट में क्या होता है, भले ही हमने इसको 3 बार डाला है बट सेट के अंदर ये सिर्फ एक ही बार होगा। भले ही इसको 2 बार डाला है बट सेट के अंदर ये सिर्फ एक ही बार होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। आगे क्या क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, फाइंड का ट्राई करते हैं एक बार, फाइंड होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है इंसर्ट ऑपरेशन की, वो बिग ओ ऑफ लॉग एन होती है। ठीक है, अगर आपने बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास और क्या ऑपरेशन है, इरेज ट्राई करते हैं एक बार, एस डॉट इरेज। तो हमने एस डॉट इरेज एस डॉट बिगिन कर दिया है। इसको आइटरेटर से ही होता है, फ्रंट का बिल्कुल, या फिर आप कहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमने प्रिंट नहीं करा यार, प्रिंट करना पड़ेगा एक बार। तो जो भी आप आइटरेटर देते हैं उस हिसाब से डिलीट कर देता है। कैसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 0156 पहले था। ठीक है, हमने इसको बिगिन का आइटरेटर दे दिया तो इसने बिगिन वाले एलिमेंट को डिलीट कर दिया। मान लेते हैं मैंने इसको ये नहीं दिया होता, इसको +2 दिया होता, तो इसका मतलब क्या हुआ 0156, तो यानी ये 5 को डिलीट कर देगा। ठीक है, थोड़ा और क्लैरिटी के लिए यहाँ पे मैं एक एंडल डालता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने इसको बिगिन +2 दिया हुआ है। क्या इशू है, ठीक है, तो हम आइटरेटर को बाहर से ले आते हैं एक बार। हमने बोला कि भाई सेट इंट आइटरेटर IT इज इक्वल्स टू एस डॉट बिगिन IT ++। अब यहाँ पे हम IT डाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अभी जो था बिगिन पे था, हमने इसको ++ किया, ये आ गया सेकेंड एलिमेंट पे जो कि 1 है। अब ये 1 को डिलीट करने के लिए हमने बोल दिया, देखते हैं क्या होता है। हम ये देख पा रहे हैं 056, इस तरीके से इसने 1 को डिलीट कर दिया। इरेज फंक्शन भी हमने चेक कर लिया है। अगला फंक्शन हमारे पास है काउंट। काउंट के बारे में समझ लेते हैं एक बार। सी आउट एस डॉट काउंट, हमने बोला भाई 5 चेक करो। काउंट का क्या मतलब होता है, बताता है कि ये एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, एक बार चलाते हैं इसको, दिखाते हैं आपको बढ़िया सा। तो काउंट ने क्या बोला, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐड करते हैं ताकि आपको समझ में आए, थोड़ा अच्छा लगे और समझने में। हमने बोला 5 प्रेजेंट है कि नहीं है। इसने बोला, क्या बोला इसने, बोल भाई, इसने बोला है। हमने बोला -5 प्रेजेंट है क्या भाई। अब देखते हैं क्या कहता है ये। इसने बोला नहीं है भाई, तो बिल्कुल अच्छा चल रहा है ये। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं एक और फंक्शन के बारे में जो कि है फाइंड, जो कि क्या करता है, अगर आपको एलिमेंट मिल जाता है, अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है सेट के अंदर, तो आपको उसका आइटरेटर रिटर्न कर देता है। तो हमने क्या बोला कि भाई सेट इंट आइटरेटर ITR इज इक्वल्स टू एस डॉट फाइंड 5। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, 5 का आइटरेटर मुझे रिटर्न कर देगा। हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, वैल्यू प्रेजेंट एट ITR, हमने इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे हमने बोला *IT। ठीक है, तो कायदे से यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाना चाहिए वैल्यू प्रेजेंट पे, क्योंकि 5 की हमने पॉइंटर, इसने 5 का रेफरेंस दे दिया होगा इसको। अब इसको हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1। बहुत बढ़िया, फंस गए हम। तो यहाँ पे हमने इसका आइटरेटर ले लिया है कि भाई ये इसका आइटरेटर है। और अब हम चेक करते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमने 5 का आइटरेटर निकाल लिया, 5 के आगे का एलिमेंट प्रिंट कराने का ट्राई कर लेते हैं। हमने बोला फॉर ऑटो IT इज इक्वल्स टू ITR IT not equals to s dot end IT ++ cout *IT। तो इसको प्रिंट करा के देखते हैं और क्या आता है, चेक करते हैं। 5 और 6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ, तो जब भी हम फाइंड करते हैं किसी भी वैल्यू को तो हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है वो उस वैल्यू का रेफरेंस मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने प्रिंट करा के देख लिया, तो यहाँ पे हमने 5 से गिनती स्टार्ट कर दी भाई। पहले 5 आ गया जी, बाद में 6 आ गया जी, यहाँ मान लो 12 15 जो भी होता 5 के आगे वो सब कुछ प्रिंट होता चला जाता। ठीक है, तो ये फाइंड भी हमने समझ लिया है। बाकी एम्प्टी फंक्शन हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, तो आप जानते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और, इंसर्ट, फाइंड, इरेज और काउंट, चारों मेथड की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ log n है। बाकी साइज करना, बिगिन करना, एंड करना, एम्प्टी करना, ये सारी ऑफ 1 है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं मैप के बारे में। मैप हमारा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारा डेटा की वैल्यू की फॉर्म में स्टोर होता है। क्या मतलब है इस बात का, कि आपकी की मान लेते हैं कि लव है, वैल्यू है स्कॉर्पियो। ठीक है, तो लव पॉइंट कर रहा है स्कॉर्पियो की तरफ। यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि आपकी सारी की सारी की यूनिक होती है और आपकी एक की एक ही वैल्यू को पॉइंट करेगी। इसका मतलब क्या है कि जो लव है वो सिर्फ स्कॉर्पियो को ही पॉइंट करेगा, वो किसी और गाड़ी को पॉइंट नहीं कर सकता। ये चीज़ समझ में आ चुकी है। एक की विल पॉइंट टू एक ही वैल्यू। ठीक है, ये है। ये हो सकता है कि लव इज पॉइंटिंग टू स्कॉर्पियो एंड बब्बर इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू स्कॉर्पियो। ठीक है, तो वैल्यू सेम हो सकती है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि लव इज पॉइंटिंग टू स्कॉर्पियो एंड लव इज पॉइंटिंग टू वरना। सेम की दो वैल्यू को पॉइंट नहीं करेगा, ये चीज़ समझनी पड़ेगी हमें। ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं एक बार कैसा होता है देखने में। अब मुझे मैप बनाना है इंट कॉमा स्ट्रिंग का। मैंने बना लिया मैप। ठीक है, तो ये मेरा मैप बन गया और इसमें मुझे कुछ कुछ डालना है। मैं क्या बोलता हूँ कि भाई m of 1 इज इक्वल्स टू बब्बर। ये पहला एलिमेंट मैंने इसमें डाल दिया। अब मैंने बोला m of 2 इज इक्वल टू लव। अब मैं बोलता हूँ m of 13 इज इक्वल टू कुमार। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ चुकी है। तो ये 1 जो है ये की है और ये बब्बर जो है ये वैल्यू है। तो इस तरीके से स्टोर हो रहा है ये। अगर मैं चाहता हूँ इसको प्रिंट करना, देखना चाहता हूँ कि कैसे दिखेगा ये, वो देख लेते हैं एक बार। ऑटो स्ट्रिंग आई बिलोंग्स टू m तो यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करने का ट्राई किया है, देखते हैं क्या होता है। हमने आई डॉट फर्स्ट किया तो 1 2 13 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। बहुत बढ़िया। ये सॉर्टेड ऑर्डर में होता है मैप के केस में, अनऑर्डर्ड मैप के केस में रैंडम होता है ऑर्डर सीक्वेंस, मतलब प्रिंट करने का। तो यहाँ पे देखते हैं अब क्या आता है। 113 2 के बाद भी 1 2 3 13 ही आना चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि सॉर्टेड होता है मैप के केस में। अगर यहाँ पर मैप की जगह अनऑर्डर्ड मैप होता तो कुछ भी आ सकता था। सॉर्टेड आप इस मतलब रैंडम होता है वो, वहाँ पे गारंटी नहीं है कि आपका सॉर्टेड ऑर्डर में ही आएगा। ठीक है, और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या किया जा सकता है। अब यहाँ पे इसको देखते हैं। एक तरीका इंसर्ट करने का ये है यार, हमने इस तरह से वैल्यू डाल दी। एक और तरीका क्या है कि हमने बोला m डॉट इंसर्ट, इसमें डाल दिया हमने 5 भीम, खतरनाक। तो इस तरीके से हमने एक और चीज़ डाल दी। इसको प्रिंट करके देखते हैं एक बार। 1 2 5 13 इस तरीके से आना चाहिए। वन 2 5 13 बहुत बढ़िया। और इसकी वैल्यू प्रिंट भी करके देख लेते हैं एक बार यार। ठीक है, तो ये भी हम देख पा रहे हैं बिल्कुल सही मैपिंग हुई पड़ी है, कुछ गड़बड़ नहीं है। अब इसमें काउंट चला के देखते हैं। काउंट जो हमने लास्ट बार सेट के ऊपर चला के देखा था, सी आउट फाइंडिंग 13 m डॉट काउंट 13। तो ये हमने कर दिया। इसको चेक करते हैं क्या 13 प्रेजेंट है। जी हाँ, 13 प्रेजेंट है। चेक करते हैं क्या कहता है ये। जल्दी बोल भाई, इतना टाइम नहीं है। तो इसने बोला 13 प्रेजेंट है। बहुत बढ़िया, सही चल रहा है मतलब ये। अगर मैं इसको कर दूँ -13 तो ये क्या बोलेगा, 0 बोलना चाहिए इसको। यहाँ पे देखते हैं क्या बोलता है ये। बहुत बढ़िया। अगर मुझे किसी को इरेज करना है तो देखते हैं। पहले मैंने बोला यहाँ पर आके कि बिफोर इरेज, ठीक है। फिर यहाँ मैंने बोला
आफ्टर इरेज, यहाँ मैंने बोला m डॉट इरेज, यहाँ मैंने बोला 13, ठीक है, और यहाँ मैंने इसको फिर से प्रिंट करा दिया। ठीक है, दोबारा चला के देखते हैं इसको। यहाँ मैंने इसको बिफोर इरेज बोला, ये प्रिंट होगा, फिर इसको मैंने बोला आफ्टर इरेज, फिर ये प्रिंट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। इरेज हमने क्या किया है, 13 इरेज किया, ठीक है। बिफोर इरेज आ रहा है 1 2 5 13, आफ्टर इरेज आ रहा है 1 2 5। बहुत बढ़िया, इरेज भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। मैप के केस में हमें सिर्फ की देनी होती है और हम वो इरेज कर पाते हैं। इंसर्ट करना, इरेज करना, फाइंड करना, काउंट करना, इन सब की कॉम्प्लेक्सिटी मैप के केस में O ऑफ log n होती है। भैया O1 होती थी, मैंने सुना है सर्च में, नहीं बेटा मैप के केस में O ऑफ log n होती है। और अनऑर्डर, भैया मैंने तो सुना यार कि मैप में O1 में सर्च होता था। बिल्कुल सही सुना आपने, बट जो ये वाला मैप है ये आपकी इंप्लीमेंटेशन होती है रेड ब्लैक ट्री से या फिर बैलेंस ट्री का यूज़ करके, और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ log n होती है। जो आपका अनऑर्डर्ड मैप होता है उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है हैश टेबल से, वहाँ पर आपकी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 होती है। ये हमें समझ में आ गई ये बात, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें फाइंड वाला काम कर लेते हैं। फाइंड क्या करता है, आइटरेटर रिटर्न करता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। देखते हैं एक बार इस केस में, मैप के केस में क्या करता है। हमने बोला कि ऑटो आई टी इज इक्वल्स टू m डॉट फाइंड 5, ठीक है। अब हमने बोला कि भाई फॉर ऑटो आई इज इक्वल्स टू आई टी आई नॉट इक्वल्स टू m डॉट एंड आई प्लस प्लस। बहुत बढ़िया, हमने बोला भाई सी आउट आई डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये आइटरेटर निकाल लिया और उसको फिर लूप चला दिया। हम 13 ऑलरेडी हटा चुके थे, हमारे पास एलिमेंट बचे थे 1 2 और 5। अब यहाँ पे 5 फाइंड आउट करके हमने प्रिंट करा लिया। अगर 5 के आगे कोई और एलिमेंट बचा हुआ होता, मान लेते 13 बचा हुआ होता, तो 13 में प्रिंट हो जाता, ठीक है। चला के देख लेते हैं, तो ये 13 में प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से मैप भी हमने सीख लिया। और मैप में इंसर्ट करना, मैप में फाइंड करना, मैप में काउंट करके चेक करना कि एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है, मैप में इरेज करना, ये सब हम सीख चुके हैं। और इस तरीके से हमारा कंटेनर्स वाला पार्ट जो यहाँ पर था वो हमने डन कर लिया है, ठीक है। अनऑर्डर्ड सेट, अनऑर्डर्ड मैप एग्जैक्टली सेम है, जैसे इसमें यूज़ करते हैं वैसे ही वहाँ पर होने वाला है। थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज़ का डिफरेंस होगा, सॉर्टेड नहीं होता वहाँ पे ऑर्डर, बाकी कोड वाइज सेम रहता है, ठीक है। आप ट्राई करके देख सकते हैं, नॉर्मल है, ठीक। और बाकी नीचे के जो ये आपको 5 दिख रहे हैं उतना यूज़ में नहीं आते हैं। अगर आपको फिर भी थोड़ा सीखना है इनके बारे में, तो यहाँ पर कंटेनर में जाके आप इनके डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हैं। तो एल्गो की बात करते हैं। मान लेते हैं कि आपके कोड में, आपको कोडिंग टेस्ट है, वहाँ पे आपको बाइनरी सर्च लिखनी है। अगर आपको एचटीएमएल का पता नहीं है तो आप क्या करते हैं, आप पूरी की पूरी बाइनरी सर्च का कोड वहाँ पे लिख रहे होते हो, तो वहाँ पे बहुत सारा टाइम आपका लग जाता है। और हो सकता है कि वो टाइम कहीं और यूटिलाइज करके आप और जल्दी टेस्ट खत्म करके सिलेक्ट होकर बाहर निकल सकते थे। तो हम क्या करने वाले हैं, आपको एल्गोरिथम के बारे में बताने वाले हैं, कैसे प्री बिल्ड फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। हमने बोला हैशटैग इंक्लूड एल्गोरिथम, ठीक है। हमें ये लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है। अब हमें क्या चाहिए, हमें बाइनरी सर्च लगानी है। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर इंट v डॉट पुश बैक 1। बाइनरी सर्च की कंडीशन अगर आपको याद हो तो बाइनरी सर्च की कंडीशन ये होती है कि भाई हमारा जो एरे या वेक्टर है जिस पे भी हम आइटरेट करने वाले हैं, इस पर हम लॉजिक अपना चलाने वाले हैं, वो सॉर्टेड होना चाहिए। तो हमें मेक श्योर करना है कि यहाँ पे हम सॉर्टेड वे में डालें। तो मैंने इसको बोला भाई 3, मैंने बोला 6, मैंने बोला 7। मुझे बाइनरी सर्च लगानी है इसमें, सो चालू लगाते हैं इसमें। हमने फाइंड करना है 6, प्रिंट करते हैं इसको, सी आउट बाइनरी सर्च। हमने बोला v डॉट बिगिन से लेके v डॉट एंड, और यहाँ पे मैं 5 सर्च करते हैं, पहले देखते हैं क्या आता है। 5 यहाँ पर है नहीं, तो डेफिनेटली फॉल्स आना चाहिए। देखिए 0 आ गया, 0 मतलब फॉल्स। अगर मैं इसको 6 कर दूँ, ट्रू आना चाहिए, ट्रू मतलब 1। बाइनरी सर्च बहुत प्यारा चल रहा है, मज़ा आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं फाइंडिंग 6। ठीक है,
तो ये थोड़ा साफ़ सुथरा सा हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें ठीक है फाइंडिंग 6 इसको थोड़ा और साफ़ करते हैं यार, बहुत बढ़िया। अगला हमें क्या करना है, हमें आइट्रेटर लेना है। हम एक और चीज़ कर सकते हैं, सीधा फाइंड भी लगा सकते हैं आपने यहाँ पे, ठीक है। तो हमने बाइनरी सर्च लगा के चेक कर लिया कि एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। अब हम चाहते हैं कि ये फाइंड करना कि भाई ये जो एलिमेंट प्रेजेंट है इसका आइट्रेटर मुझे दे दो, ताकि वहाँ से आप ट्रैवर्स कर पाओ और चेक कर लो कि क्या सीन चल रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि यार मुझे इसका लोअर बाउंड बता दो क्या चल रहा है, लोअर बाउंड मुझे चेक करना है एक बार। तो हम लोअर बाउंड भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, वो कैसे निकालते हैं वो दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई लोअर बाउंड निकाल के दो मुझे 6 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लोअर बाउंड निकाल लिया, ये मैं आइट्रेटर रिटर्न करता है, इसको हमने v.begin से माइनस करके अपना नंबर निकाल लिया कि हमारा लोअर बाउंड कहाँ पर आ रहा है। इसका आंसर 2 आना चाहिए, बहुत बढ़िया 2 आ गया। सेम हमें अपर केस के लिए करना है, अपर बाउंड के लिए करना है यार। अगर मैं अपर बाउंड यहाँ पे कर दूँ, ठीक है, ये हमने अपर बाउंड निकाल लिया, इसका आंसर हमारा आ गया 3 आ गया, बहुत बढ़िया। हमारे पास और भी ऑपरेशंस हैं नॉर्मल, ये आपको दिखा देते हैं। इंट a इज 3, इंट b इज 5। आप क्या कर सकते हैं, दोनों का मैक्स प्रिंट करा सकते हैं। आपने बोला मैक्स ऑफ a, b, तो आपने बोला मैक्स ऑफ a, b, यहाँ से आप मैक्स प्रिंट करा लेंगे। सेम आप क्या कर सकते हैं, आप मिन प्रिंट करा सकते हैं। आपने बोला मिन, आपने बोला मिन, प्रिंट करा के देख लेते हैं एक बार। आगे इसको आप स्वैप कर सकते हैं, तो देखो आपने मे मैक्स आ गया 5, मेन आ गया 3, बहुत बढ़िया। हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का स्वैप कर सकते हैं, स्वैप a, b। स्वैप आपने जितने भी अब तक कंटेनर देखे हैं उन सब में भी लगा सकते हैं यार, मतलब जैसे वेक्टर हैं, 2 वेक्टर स्वैप कर दिया आपने, स्टैक स्वैप मार दिए, तो वो नॉर्मल है। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू अगर प्रिंट करें तो a पहले आपका 3 था, आप स्वैप करने के बाद 5 हो गया होगा, चेक कर लेते हैं। ये देखिए a थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं यार, बेकार लग रहा है अभी, ठीक है। इसको हमने रन कर दिया, आपके a की वैल्यू आ गई 5, बहुत बढ़िया, क्योंकि a हमने स्टार्ट में 3 किया हुआ था। अब हमें अगर रिवर्स करना हो, मान लेते हैं कोई स्ट्रिंग है ABCD इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू भी ABCD है। अगर हमें इसको रिवर्स करना हो, हमने बोला रिवर्स s.begin, s.end, ठीक, s नहीं, इसका नाम है ABCD। इसको हमने रिवर्स कर दिया। अब इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। ठीक है, इसको हमने प्रिंट कराया, इसकी वैल्यू होनी चाहिए DCBA, बहुत बढ़िया, रिवर्स भी सही चल रहा है। आगे बात करते हैं रोटेट के बारे में, ठीक है। हमने एक वेक्टर बना रखा है ऑलरेडी, जिसकी वैल्यू क्या है 1 3 6 7। इसको हमें रोटेट करना है, रोटेट करके देखते हैं इसको। हमने बोला रोटेट v.begin, आपको बताना होता है इसमें स्टार्ट कहाँ से करना है, आपका मिडिल कहाँ पर है, मतलब कितने एलिमेंट आप रोटेट करना चाहते हैं। मैंने बोला कि मुझे सिर्फ एक ही रोटेट करना है, v.begin +1। आपको बताना है कि आपका एंड कहाँ है, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला कि भाई मुझे प्रिंट करके दे दे मेरा वेक्टर। ठीक है, आपने यहाँ पर रोटेट करके देखा है, देखो अभी आ गया 3 6 1 7, पहले था 1 3 6 7, तो क्या हुआ आपका 1 से रोटेट होके यहाँ पे राइट में आ गया और बाकी सारे शिफ्ट होकर लेफ्ट में आ गए। तो बहुत बढ़िया, हमारा रोटेट फंक्शन भी बहुत प्यारा चल रहा है। आगे बात करते हैं सॉर्ट के बारे में। अब हमारे वेक्टर का
वैल्यू है 3671, हमें इसे सॉर्ट करना है। हम बोलेंगे सॉर्ट v डॉट बिगिन कमा v डॉट एंड, और आपका ये सॉर्ट हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये सॉर्ट फंक्शन तो ठीक है, बट इसके पीछे फंक्शन वर्किंग क्या है, कैसे चल रहा है, तो आपको बोलना है भाई ये बेस्ड है इंट्रो सॉर्ट के ऊपर। इंट्रो सॉर्ट क्या होता है, 3 एल्गोरिथम का कॉम्बिनेशन से बनता है, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। इन तीनों एल्गोरिथम्स को यूज़ करके आपका इंट्रो सॉर्ट बनता है, और वो इस सॉर्ट फंक्शन के बिहाइंड द सीन चल रहा है। अगर आपको देखना है कि कैसे काम कर रहा है तो आप फिर दोबारा डॉक्यूमेंटेशन मैंने अटैच की हुई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसको हमने सॉर्ट कर लिया, अब इसको हमें प्रिंट करना है। रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 1367 सॉर्टिंग हमने कर लिया। तो कुछ एल्गोरिथम्स जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा बार, बाइनरी सर्च यूज़ करते हैं, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, मैक्स मिन, रिवर्स करना, स्वैप करना, रोटेट करना, आपका सॉर्ट फंक्शन जो कि इंट्रो सॉर्ट पर बेस्ड होता है, वो सब आपने सीख लिया। अब आपको समझ आ चुका है, ठीक है, ये पूरा समझ चुके हैं आप ये पूरा समझ चुके हैं, और ये तो खैर इसका इशू, आप ये पूरा समझ चुके हैं एल्गोरिथम वाला पार्ट। आपको कंटेनर में ये सारे डाटा, तो ये पूरा पार्ट आप समझ चुके हैं, और कंटेनर के अंदर आपको डेटा स्ट्रक्चर भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट हो या फिर आपको कोई रिव्यू देना हो इस सेशन के बारे में, क्योंकि मैंने पहली बार ट्राई किया शायद बहुत टाइम बाद, 1 से साल बाद, तो मुझे बताना कैसा लगा और आपको क्या क्या चाहिए जो हम बना सकते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और थक गया मैं, पिछले 1.5-2 घंटे से बोल रहा हूँ, मैं गला ख़राब हो गया मेरा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने आइडियाज़ आप कमेंट सेक्शन में देते रहें, और वीडियो एडिट करने में बहुत टाइम लगने वाला, मैं ट्राई करूँगा आज की आज अपलोड कर दूँ, देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए